हाँ जी, तो क्या कह रहा है ये, तो तुम्हारा ये किस ईयर का है? आवाज आ रही है संजय? सुन नहीं रहा क्या? सर यस सर। किस ईयर का क्वेश्चन है एक ये? सर, एक तो 2018 का है, एक है 2016 का। अच्छा, ईएसपी सर। आईएसआई एम स्टैट्स का नहीं है? हाँ आईएसआई एम स्टेट का ही है, ईएसपी सर। अच्छा, ये पी एस बी है, सेकेंड मतलब सब्जेक्टिव जो हो, सब्जेक्टिव वाले का, ठीक है। तो ट्राई करके देखता हूँ, देखो जैसे 5-6 दोनों पूछने हैं। ठीक, देखो नहीं पाँच। एक ही पूछना है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स टू वाला पूछना। चल चेक और करते हैं। दूसरा पीडीएफ भेजा है, उसमें एक और पूछना है। हाँ, वन बाई वन देखते हैं, रुको। तो इसमें पांचवा क्वेश्चन जो है, सो सपोज x1 x2 आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट टेकिंग वैल्यू 1 2। तो देखो x1 का सपोर्ट है 1,2, x2 का सपोर्ट है 1,2, ठीक। अब लाइव कर दिए थे, हाँ, क्योंकि लाइट जा सकता है। सो x1 x2 का सपोर्ट है 1 2 1 2। अब तुम ये बताओ, तो हमें गिवन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 कितना दे रखा है तुम्हें, 7/3, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 दे रखा है 3/2। तो पूछ क्या रहा है तुमसे, ऑब्टेन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2, यही ना? यस। तो मतलब तुम्हें पता है कि देखो यहाँ से, सो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, तो श्योर है ना? हाँ अब यस सर, बताओ, डिस्क्रीट है तो। सो 1 2 1 2, मान लो ये नंबर p है ना, मतलब p1 है, p2 है, लेट से p3 है, और क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन माइनस या अभी चलो अभी के लिए मान लो p4 है, मान लो, चलो एग्जांपल है, 4 वेरिएबल, तो हमें 4 इक्वेशन निकालना पड़ेगा तब सॉल्व कर पाएंगे, है ना? तो सोचो, एक तो रिलेशन ये है। अब यहां से अगर मैं मार्जिनल निकालूं तो क्या होगा, व्हाट इज x इज इक्वल टू 1, बोलो। सर, एक्स आपने ऊपर की तरफ माना, नीचे की तरफ? अच्छा, x y ने डिफाइन किया मैंने, तो x नीचे ले लो, y, ये x है, ये y है, ठीक। ओके ओके सर। तो सर x, एक्स होगा सर, वन का होगा P1 + P2। हाँ, p1 प्लस p2, और x बराबर 2 कितना है, ये P3 + P4। सो p3 प्लस p4, और ये तो हो गया pmf ऑफ x, ठीक। तो यहां से क्या इक्वेशन निकल के आ गई, एक p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 इज इक्वल टू 1। ये तो हम ऐसे भी जानते हैं ना। यस अच्छा, यस। वैसे ही तुम अगर निकालोगे, तो ये ऐसे ही y का अगर मैं pmf निकालूं तो क्या होगा, वो Pn + P3 हो जाएगा। हाँ, p1 प्लस p3, और y बराबर 2 का क्या है, p2 प्लस P4। p4, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब मैं ex1 निकालूं तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या आएगा, सर वो 1 × Pn + P2 ही होगा। तो यहां से ये ex ये है ना, हाँ यस सर। यहां सपोर्ट है Pn + P2। p1 प्लस p2, और 3/2। 2 टाइम p3 प्लस p4, क्या होता है एक्सपेक्टेशन, समेसन एक्स आई पी आई ना। हाँ यस सर तो यस। समेसन एक्स आई पी आई है, तो 1 पे ये प्रोबेबिलिटी है, 2 पे ये है, और ये किसके इक्वल है, 3/2। 3/2 के। अब देखो यहाँ से ध्यान से थोड़ा देखो, इसको मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2, ये 2 टाइम्स है ना, तो इसको मैं दिस प्लस दिस लिख सकता हूँ सेम। यस तो सर। p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, ये कितना है यहाँ पे, 1 है सर। 1 है, तो क्या बच जाएगा, बचेगा वन p3 प्लस पर पी p, थ्री प्लस पी फोर हाँ, तो वो घटा दोगे 1 तो ये आ गया। सो सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, अगर p3 प्लस p4 1/2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p1 प्लस p2 कितनी आ जाएगी, 1/2। ये भी 1/2 आ जाएगी। चलो 2 इक्वेशंस आ गए मेरे पास, ठीक, क्योंकि इन दोनों को ही सम करेंगे तो ये बनेगा, कुछ नया नहीं आएगा। अब देखो आगे तो ex1 यूज किया, अब मैं यूज करता हूं ये वाला ex1 x2। तो मुझे बताओ x1 इंटू x2 का सपोर्ट क्या हो सकता है,
1 2 4 3 है ना। सो x जब है ना तो x1 इंटू x2 का सपोर्ट ये हो सकता है, तो इसका मास निकाल लो। सो प्रोबेबिलिटी x1 इंटू x2 1 कब होगी, दोनों 1 1 होगी, तो 1 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है P1, और मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 कॉमा x2 इज इक्वल टू 1, और कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं ना, ठीक है ना। तो सो x1 इज 1 एंड x2 इज 1, यही पॉसिबिलिटी, और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बाकी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ये कितना है, ये P1 है। ओके, अब बताओ ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x1 इंटू x2 बराबर 2 कब होगा, हाँ x1 इज 1 2, तो 1 2 या 2 1, तो ये कितना आ जाएगा P2 प्लस P3 हो जाएगा ना ये तो। अच्छा, अब x1 इंटू x2 4 कब होगी, सो ये जस्ट P4 है। अच्छा, अब इन सब का सम कितना होगा, 1 होगा, वो तो ऐसे भी दिख रहा है ना, तो सपोर्ट है ना, तो सम तो 1 ही हो जाएगा, वो तो पहले से पता है मुझे। हाँ, तो वो पहले से कर रखा है ना। अब मुझे यूज करना है EX, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा EX1 x2 कितना दे रखा है 7/3, तो इसका निकालो EX1 x2 निकालो यहाँ से। सो हमें बता रखा है E ऑफ x1 इंटू x2 बराबर 7/3, तो कितना होगा बताओ, इसको निकालो। सो 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा P1, 2 इंटू दिस, सो 2 टाइम P2 प्लस P3, और फिर 4 इंटू P4 इज इक्वल टू 7/3। अब फिर से मैं कह रहा हूँ एक एक साइड कर लो, P1 P2 प्लस P3 प्लस P4, तो मिलकर 1 हो जाएगा, तो वो उधर चला गया, बचा क्या, तो यहाँ एक P2 चला गया, प्लस यहाँ 4 बार है ना, तो एक बार गया है 3P4, ये कितना आ गया 7/3 माइनस 1, ये 1 हुआ था ना, तो 7/3 माइनस 1 4/3। हाँ, अब देखो P2 प्लस P3 हमें अभी पता नहीं है, लेकिन है ना, लेकिन P2 प्लस P3, हाँ P3 प्लस P4 एक रख दो, तो क्या बनेगा, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा, P3 प्लस P4, सो P2 प्लस 2P4 बचेगा ना, क्योंकि P3 प्लस P4 कितना है 1/2 है ना, सो P3 प्लस P4 को 1/2 रख दो, तो बचा P2 और यहाँ पे 2P4 है ना, सो 1/2 हटाओ, 4/3 माइनस 1/2 कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5/6, सॉरी 5/6 आ गया। अच्छा, P2 प्लस 2P4 5/6 है, हाँ अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से फाइनली जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि P2 प्लस 2P4 जो है, सो P2 प्लस P4 प्लस P4, अब P2 प्लस P4 नहीं बता सकते हम क्या होगा, है ना डायरेक्ट। तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस आई एक्चुअली, 3 है अभी, क्योंकि ये दोनों तो मिल के यही देगा, है ना, ये है। अच्छा, अगर यहाँ से मैं जैसे इसमें P2 प्लस P4 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, तो हाँ कोई बात नहीं, सो एक काम करते हैं, P2 प्लस P4 को मैं P4 के टर्म में लिख सकता हूँ, आ तो जाएगा ना, देखो P2 प्लस P4 किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, सो किसके इक्वल लिख सकता हूँ इसको मैं 5/6, नहीं वो पे आता हूँ एक मिनट, हाँ वहाँ से भी कर सकते हैं। हमें क्या क्या पता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या पता है, दो ही चीज़ पता है ना जो तुमने क्वेश्चन भेजे हैं,
x1 x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूज ही नहीं किया हमने। x1 x2 क्या है? सेम हो जाएगा सर दोनों तो। अरे भाई जब x1 x2 है ना, ये देखना इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो x1 x2 तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो x1 का पीएमएफ और x2 का पीएमएफ क्या होगा? तो हो तो गया। देखो यहाँ तक तो पहुंच ही चुके हैं हम, अब थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। देखो जब x1 x2 का पीएमएफ सेम है, सो अभी देखो, अब जब x1 x2 का पीएमएफ सेम है तो क्या क्या इक्वल हो जाएगा बताओ यहाँ देख के। P1 प्लस P2 किसके इक्वल होगा? P1 प्लस में और P1 प्लस में P3। P1 प्लस P2 बराबर P1 प्लस P3, तो क्या आ गया यहाँ से? ऐसा है P2 इक्वल टू P3। P2 इज इक्वल टू P3 और सेम P3 प्लस P4 इज इक्वल टू, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए। मैंने एक ही बार पढ़ा तो पहला कंडीशन मैं यूज ही नहीं किया उसमें, जो बाकी कंडीशन यूज। मैंने देख लिया था आइडेंटिकली, लेकिन मैं बता नहीं पाया आपको। हम मतलब वही होता है ना, क्वेश्चन से बार बार पढ़ते हैं मतलब नहीं मिले तो देखो क्या क्या करने कोई मिस, क्योंकि क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रहता है सॉल्व करने के लिए। तो हमने 3-4 कंडीशन यूज किए जो बाद में दिए थे। पहला लाइन में कंडीशन था जो अभी देख लेते हैं, अभी हो जाएगा तो इसके आगे करते हैं। सो ये P1 प्लस P2 इक्वल है, P1 प्लस P3 P2 इक्वल है, फिर ये भी इक्वल है, तो P3 प्लस P4 बराबर P2 प्लस P4, तो क्या हो गया यहाँ से बोलो? P2 इक्वल टू P3। हाँ P2 यही आया ना, एक ही चाहिए था ना मुझे, हम एक ही कंडीशन चाहिए था, बाकी तो है ही मेरे पास, तो यही तो आ गया। अब हो गया, बाकी कंडीशन बताओ। देखो क्या था, एक था P3 प्लस P4 बराबर 1/2, एक था P1 प्लस P2 बराबर 1/2, और एक अभी निकाला है लास्ट में हमने, इसी को यूज कर लेते हैं। अभी लास्ट में जो निकाला है इसको यूज कर लो। P2 प्लस 2P4 बराबर 5/6, P2 प्लस 2P4 बराबर, सो P2 प्लस 2P4 बराबर 5/2, तो आ तो गया। देखो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए ना। अब 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, सॉल्व। हाँ 5/6 था, नहीं 5/6 ही था, मैंने गलत लिखा था। देखो 5/6 है ना। सो अब ये हमारे पास है एक्स्ट्रा कंडीशन, वो भी है, वो तो मुझे पता ही है, P1 P2 P3। अब बताओ सॉल्व करके, तो यहाँ से P3 और P2 इक्वल है, तो इनको सॉल्व कर लो। अब देखो P2 P4 और ये P3 P2 के इक्वल, इसको P2 कर देता हूँ, ठीक। सो P2 P4 और P2 2P4, इन दोनों को सॉल्व करके बताओ P2 की वैल्यू कितनी आएगी और P4 की वैल्यू, घटा दो इसको, इसमें इसको घटा दो, P2 P2 कट गया। P4 इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/2, कितना? तो P4 निकाल लो। 5/6 माइनस 1/2, 1/2 इज 3/6 ना, तो 5/6, हाँ तो मतलब वही कह रहा हूँ कि वहां से हो जाएगा 3 5 में 2 बज 6, मतलब 1/3 P4 आ गया। और P4 बना तो P2 कितना आ गया, यहाँ से निकालो P2, P4 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3 कितना? 1/6 आ गया। और P3 भी आ गया मेरे पास, कितना? 1/6। तो क्या बच गया? P1 यहाँ से आ गया, कितना आ गया? रख दो यहाँ पे, P4 1/3 है ना, P2 कितना है? 1/6 है, तो P1 कितना आ जाएगा? हाँ तो मतलब वो क्या, तो यहाँ पे सो आ तो गया जो चाहिए था मुझे, ये ज्वाइंट पीएमएफ चाहिए था ना, तो ये रहा ज्वाइंट पीएमएफ। तो इसमें 4 कंडीशन सफिशिएंट था ना, तो 4, एक तो था कि एक 2 कंडीशन यहाँ पे है, तीसरा कंडीशन इसके सम से आ गया, सम 1 होता है, और चौथा कंडीशन आ गया कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो काफी है, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन कर दिया मैंने, हो गया सॉल्व, ये चीज़ है। सो बस है ना, तो ये ज्वाइंट पीएम अब रख दो, P1 P2 P3 P4 जो भी वैल्यू आई है तो वो तुम्हें मिल गया ज्वाइंट पीएम। तो मतलब तुम कैलकुलेशन ठीक से किए नहीं होगे। दिक्कत क्या होता है, हमें क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करना होता है, एंड। अच्छा नहीं नहीं तुम्हें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका। सो तो 5वां और 6ठा भी है उस पीडीएफ का। एक 5 लिखा, अच्छा 5 लिखा है, और फिर
तुमने लिखा नहीं है दूसरे वाले में, ऑर्डर स्टैट्स वाला है ना, ऑर्डर स्टैट्स 5वां है, ठीक है। सो ये दूसरे पेपर का 5वां है। तो ये जो था अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये एक्चुअली ये ISI एमस्टैट्स 2018 का था, है ना। अभी जो डिस्कस करेंगे वो 16 का है ना। ओके, तो सो ये ISI एमस्टैट्स 2016 PSB का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्या कह रहा है कि n मोर देन इक्वल टू 2 है और x1 x2 xn IID है एक। ओके, सो x1 x2 xn IID है पॉइसन लैम्डा, ठीक है। सो x1 x2 xn जो है IID है पॉइसन लैम्डा, और लैम्डा मोर देन 0 है, n मोर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। एक तो n मोर देन इक्वल टू 2 है और लैम्डा मोर देन 0 है, वो तो होता ही है। अब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमें पता है, ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन है प्रूव करो कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस होगी। अच्छा, इवेलुएट द लिमिट प्रोबेबिलिटी दिस मोर देन 0 एज द सैंपल साइज इंटेंसिटी इन्फिनिटी। तो इसमें 2 क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 0, ठीक, ये क्या होगा। तो इनिशियली तुम्हें अगर ज़्यादा n नहीं करना हो तो n को तुम छोटा लेके काम कर सकते हो। अगर जैसे एक्सपेरिमेंट करना हो इनिशियली तो n को मान लो 2 है या 3 है, उससे काम हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका सपोर्ट क्या है, ईच xi का सपोर्ट क्या है, 0 1 2 अप टू, यही ना। सो जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उसका सपोर्ट यही है हमारे पास, 0 1 2 दो पॉइजन है ना, तो ये है। अब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 होगा। सो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सेकेंड मिनिमम। सो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 होगा, तो इससे छोटा कुछ पॉसिबल है? सर नहीं है, मतलब ये सेकेंड मिनिमम है ना। यस सर। सो हम ये जानते हैं, छोटा नहीं, इससे ज्यादा वाला तो हो सकता है। ये है। अब ये उसने कहा कि ये 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक काम तुम ये कर सकते हो यहाँ पे, पर हम उसके उससे कर रहे थे पीडीएफ से जो ऑर्डर से निकालने के बाद, लेकिन वो आंसर नहीं तो वो तो कॉन्टिन्यूअस के लिए फॉर्मूला होता है जो तुम कर रहे हो, ये तो डिस्क्रीट है। जो फॉर्मूला तुम जानते हो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के PDF का, वो तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि तो PMF पूछ रहा है, तुम PDF निकाल रहे हो। यहाँ क्या पूछ रहा है, PMF पूछ रहा है। तो मैं अगर ये पूछूं कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट क्या हो सकता है, अगर xi का सपोर्ट ये है तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट क्या हो सकता है, पॉसिबल सब सेम ही होगा। देखो किसी भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही होता है जो पॉपुलेशन का सपोर्ट, जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट है किसी भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो उसका सपोर्ट वही रहेगा जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट है, ठीक है। सो सपोर्ट सेम ही रहेगा, 0 1 2 एंड सो ऑन, यही सपोर्ट है। अब पूछ रहा है ये 0 कब होगी, क्वेश्चन ये है। तो ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 कब होगी, तो यहाँ पे ये है तुम्हारे पास तो ये 0 कब होगी बताओ। तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, तुम्हें यहाँ बाउंड करना है कि दिखाना है कि ये इस क्वांटिटी से बड़ी होगी, है ना। 1 माइनस n इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा दिस, ओके। तो हम इसको अगर मैं ऐसे सोचूं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 0, ये ना, क्योंकि लेस देन तो हो ही नहीं सकता। सो ये चीज़ है। अब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से ज़्यादा कब होगा, मतलब सेकेंड मिनिमम इज मोर देन 0, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है, या सेकेंड मिनिमम इज एक्चुअली 0।
तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम ढूंढोगे तो क्या आएगा, अगर मैं फेवरेबल आउटकम से बनाऊं तो हो सकता है पहला 0 दूसरा 0, अब बाकी तुम कुछ भी ले लो, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट बना रहा हूँ। एक मिनट देखो, मैं ऐसा सोचूं कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मान लो ऐसा है। तो अगर ये तो इस ऑर्डर में है ना, तो अगर ये 0 है इसका क्या मतलब है, अभी डिस्क्रीट है तो इक्वल भी हो सकता है ना। सो इससे छोटा तो कुछ पॉसिबल नहीं, तो 0 ही होना पड़ेगा और कोई पॉसिबल है ही नहीं। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है मोर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर इक्वल इंक्रीजिंग रहेगा। सर सेकंड में 0 होगा, फिर वो भी हो सकता है, सारे भी 0 भी तो हो सकते हैं। 1 2 3। हाँ सारे 0 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 0 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, दो ही कंडीशन होते हैं, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है और ये 0 हो सकता है, सारे तब आएगा। आओ इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखो, अब क्या कर सकते हैं, ये कब होगा, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से ज़्यादा कब होगा, जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 ना हो। एग्जैक्टली मोर देन 0। तो ये निकालना थोड़ा सा पेचीदा टास्क है ना। सो तो इधर ऑर्डर पे बनाना चाहा था कि कोई भी एक नंबर, दो नंबर को 0 होना पड़ेगा, इनमें से एटलीस्ट 2 को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 नंबर का सपोर्ट जो होगा वो 0 होगा, बाकी का सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। सो एटलीस्ट 2 नंबर हैज सपोर्ट मोर देन 0। या CDF अप्रोच जाना चाहोगे, CDF अप्रोच से भी हो जाएगा। तो CDF अप्रोच पता है तुम्हें क्या होता है, अगर तुम CDF अप्रोच से जाओगे तो CDF कॉमन रहता है, ये जो कंटिन्यूस डिस्क्रिप्ट दोनों में। हाँ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो CDF होता है उसका फॉर्मूला क्या है, CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। उससे अगर जाऊं मैं, सर फर्स्ट ऑर्डर का तो सर 1 माइनस सेकंड nth का होता है CDF ऑफ fx की पावर n। सो ये होता है n चूज के, और आएगा तुम्हारे पास, अच्छा प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू k होगा यहाँ पे तुम्हारे पास। सो n चूज के एंड देन इसका फॉर्मूला यूनियन फॉर्मूला यही है कि लाइक प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू t जो होंगे वो k होंगे, और बाकी मोर देन जो होगा ना, इसी को 1 माइनस CDF लिख सकते हो। तो ये डिस्क्रीट है तो इसकी पावर k रहेगी और इसकी पावर n माइनस k रहेगी, और यहाँ k की वैल्यू समेसन होगा k फ्रॉम कहाँ से, r से ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, तो r से n तक जाएगी, r से n तक। सो ये है अगर rth ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर तुम CDF लिखोगे तो क्या होगा। सो अच्छा इसको मैं CDF के जैसे मैं एक ये तरीका लिख रहा हूँ, इसी को मैं CDF के टर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इसको अगर CDF के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस CDF एट, हम लोग x बराबर x को क्या लिखते थे, CDF ऑफ एट x माइनस CDF एट x माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, सो CDF एट 2 माइनस CDF एट 0 माइनस
CDF क्या होगा, जीरो माइनस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट में जीरो माइनस कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है सर तो सेम ही हो जाएगा। यस। एक मिनट, तो यहाँ मतलब क्या है, तो ये तो जीरो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर स्टेटस जीरो, क्योंकि यहाँ पे ना ये बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर स्टेट वैल्यू जीरो से कम, तो जीरो से कम तो सपोर्ट ही नहीं है ना, तो ये वैल्यू तुम्हारी जीरो हो जाएगी। ठीक, मैं दूसरा अप्रोच लगा रहा हूँ। तो ये फाइनली कहने का मतलब है कि ये इसके इक्वल आ गया, ये जस्ट इसके इक्वल, इसको हटा देता हूँ, तो जस्ट इसके इक्वल आ गया। तो लिख ही सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि जो पहला पॉइंट है वहाँ पे CDF जो होता है उस पॉइंट पे मास होता है एक्चुअली, है ना, फर्स्ट पॉइंट पे जो सपोर्ट का पहला पॉइंट है, तो ये चीज़ है। तो मैं अभी ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये निकाल लूँगा तो काम हो जाएगा, तो मुझे यही तो प्रूफ करना है, तो इससे काम हो जाएगा, देख लो, तो यही से कर लोगे। अब इसको तुम लिखो यहाँ पे, सो इसको तुम अगर लिखोगे, सो CDF ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट जीरो क्या होगा, बोलो। समेशन में होगा NC 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा यहाँ से, जो k की वैल्यू है, नहीं 2 से n तक जाएगी, और NCK रहेगा, 2 नहीं रहेगा, NCK, K 2 से इन्फिनिटी, R के जगह जहाँ जहाँ R दिख रहा है वहाँ 2 रख दो, और जहाँ जहाँ T दिख रहा है वहाँ 0 रखो, तो R को 2 रखो और T को 0 रखो, ये है, क्योंकि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना ये। सो R से इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ T है 0 रखो, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 इसकी पावर k, और प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 इसकी पावर n माइनस k। तो ये तो निकाल ही सकते हो, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, जो एक्चुअली प्रूफ करवाना चाह रहा है वो यही प्रूफ करना चाह रहा है, तो ये अप्रोच वर्क कर जाएगा। देखो, सो यहाँ से समेसन k बराबर 2 से n, ठीक, ये NCK। अब बताओ, x तो पॉइसन लैम्डा था, तो पॉइसन लैम्डा में x लेस देन इक्वल टू 0, 0 से कम क्या ही हो सकती है वैल्यू, 0 से कम नहीं होगी ना कुछ भी, नहीं चलेगा, नहीं इसमें इक्वलिटी का भी तो साइन है। हाँ, तो इक्वल 0 ना, वही बोल रहा हूँ, 0 से कम नहीं होगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, और इक्वल टू 0 में प्रोबेबिलिटी क्या होती है पॉइसन में, E की पावर माइनस लैम्डा। e की पावर माइनस लैम्डा, इसकी पावर k हो जाएगी, और यहाँ पे x मोर देन 0 तो 1 माइनस कर दो, ठीक, कितना आ जाएगा, n माइनस के, डन। तो यहाँ तक अब तुम दिखा दो कि ये क्वांटिटी जो है मोर देन है उस क्वांटिटी से जो लिखा हुआ है, देखो अब इजिली आ जाएगा। सो ये दिखाना ना, तो ये चीज n बराबर 2 से n है। अच्छा, अगर इसको मैं k बराबर मान लो लिख देता हूं 0 से n, सेम चीज NCK, हाँ हाँ, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, मैंने जितना एक्स्ट्रा लिखा उसको मैं घटा दूंगा, तो कितना एक्स्ट्रा लिखा है बताओ, सर दो एक्स्ट्रा लिखा है, 2 टर्म्स एक्स्ट्रा लिखे हैं, और के बराबर। हाँ, तो चलो इसी पे काम करते हैं, तो 0 रख दो। अब इसमें मैंने यहाँ 2 से ऑलरेडी था, मैंने 0 से कर दिया, तो इसमें k को 0 रखो, क्या बनेगी ये, जहां जहां k दिख रहा है 0 रख दो, k बराबर 0 का NC 0 1 हो जाएगी, और n हो जाएगी, फिर माइनस और क्या होगी, n इनटू हाँ 1 रखना है, अब k को 1 रखना है, सो n e की पावर माइनस लैम्डा पावर, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, तो ये अच्छा, ये क्या हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगा। ये 1 हो गई। अब देखो तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि प्रूफ के नज़दीक जा रहे हैं, मैं जो प्रूफ करना है उसके क्लोज आ रहे हैं ना, ये है, तो बस हो गया। अब ये देखो 1-2 लाइन में हो जाए, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, तो मोर देन 1 माइनस, अब इन दोनों में क्या मुझे क्या लाना है, वो देखो लाना क्या है, तो हमें एक्चुअल, कॉमन में ले जाएंगे सर, तो वो कॉमन में। सो हमें n चाहिए, और अच्छा मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ ये बताओ, चलो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, इसकी पावर क्या कॉमन ले सकता हूँ, n माइनस 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सर 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा बचेगा।
अभी तो 1 मिनट रुको, मैं पहले ऐसे ही लिखता हूँ, रुको, फिर इसको हम प्रूफ पे लाने की कोशिश करते हैं. सो दिस की पावर n माइनस n e की पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस n की माइनस लैम्डा n माइनस 1. तो हमें ये नहीं आता दिखाना है कि 1 माइनस ओनली दिस दिखाना है, इसको हटाना है. तो ठीक है, चलो देखो कोशिश करते हैं. सो अभी बताओ क्या करें. अभी जो कॉमन लेटर थे वो लेते हैं अब. सो यही से तुम्हें समहाउ मैनिपुलेट करके अब दिखा देना है कि ये मतलब अभी क्या प्रूफ कर देना मुझे कि मुझे ये दिखा देना कि ये क्वांटिटी मोर देन है 1 माइनस जो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है n 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा n माइनस 1. तुम्हारा बस इतना ही पर्पस ये दिखा देना कि ये जो क्वांटिटी है इससे ज़्यादा है, ये दिखा देना है खाली. कैसे दिखा पाओगे? तो e की पावर माइनस लैम्डा है, उसका डिवाइड कर दो तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी इन दोनों में से. दोनों ठीक है, माइनस लैम्डा क्या कर दे? इसमें मतलब कॉमन ले लेते हैं तो ये n इंटू वन माइनस n माइनस 1 आ जाएगा. इसके नीचे 1 माइनस के इसके नीचे आ जाएगा वो e की पावर माइनस लैम्डा सेकंड वाला टर्म. तो मुझे ये दिखाना है ना, तो इसके वाले मुझे दिखाना पड़ेगा. अगर मैं ऐसा करूं कि अच्छा तो सर आई थिंक इसमें e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले ली सभी में, तो वो क्वांटिटी 1 इंटू हो जाएगी e की पावर माइनस लैम्डा. जैसे ही टर्म्स देख लो, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है. 1 माइनस माइनस लैम्डा के पावर n माइनस 1, पावर n माइनस 1 है ना. ठीक है, तो ये मुझे दिखाना है. तो ये हमारा एंड पर्पस यही है, यहाँ तक पहुँचना है. तो उससे पहले थोड़े से और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. सो 1 माइनस जो तुम कह रहे थे, चलो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा इसकी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं. इवन मैं n कॉमन ले लेता हूँ जो मुझे लाना है ना. तो बचा क्या ब्रैकेट में? क्वेश्चन ये है, बताओ. मैंने n और ये कॉमन लेते हैं, n था नहीं तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. देख तो 1 बाई n होगा प्लस क्या आएगा? ये बनेगा, चेक कर लो बाकी लोग जी. नहीं सर e की पावर माइनस n माइनस 1 होगा तो अच्छा एक मिनट, हमने एक टर्म यहाँ भी तो है. ओके 1 वो मिनट. बच जाएगा. सो एक टर्म यहाँ भी है. सो 1 बाई n टाइम ये है, क्योंकि ये माइनस पावर माइनस 1 कॉमन लिया मैंने, तो ये हो गया. और प्लस e की पावर ये है, चेक कर लो. बस अब तुम्हें इसको हटाना है. तो अब तुम्हें इसको कंपेयर करना है 1 के साथ, क्योंकि 1 ही है ना यहाँ पे, तो इसके साथ. तो इन दोनों में को 1 के साथ कंपेयर करो, बताओ क्या होगा. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो अब ये दिख जाएगा तुम्हें. तो इसको 1 के साथ कंपेयर करके यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा. क्योंकि प्रूफ है ना, प्रूफ थोड़े कंस्ट्रक्टिव होते हैं. मतलब आपको वो करना पड़ता है जो प्रूफ की डिमांड है. आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको वो करना पड़ेगा जो प्रूफ में बोला गया है. सो हमें ये लाना है समहाउ, तो हमें इसके डिमांड के हिसाब से इनइक्वालिटी चूज करनी पड़ेगी. तो मुझे ये दिखाना था. मैं बोल रहा हूँ इस क्वांटिटी को 1 के साथ कंपेयर करो, क्या रिलेशन होगा 1 के साथ. क्या हम ऐसा दिखा पाएंगे? तो एटलीस्ट प्रूफ हो गया. जो पहला पार्ट था उसका मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, जस्ट जस्टिफाई करना है. तो ये है ना, इस तरह से तुम जस्टिफाई कर दो. सो ये हो जाएगा. ठीक है, जस्टिफाई कैसे करना मैं ये बोल रहा हूँ. इसको देखो जरा, सिंप्लीफाई करो. सो 1 बाई n माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा बाई n प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा. तो यहाँ 1 बाई n, इसका एलसीएम ले लो. तो एलसीएम इसको पहले, इसको बाद में लिखो. प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा, तो एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस 1 बाई n. तो आ गया 1 बाई n, और ये वही है 1 माइनस 1 बाई n ई की पावर माइनस. ही हो जाएगा ना, चेक कर लो. तो हाँ, अब इसको 1 के साथ कंपेयर करना है. बताओ ये जो क्वांटिटी है, ये इसको 1 के साथ कंपेयर करो कि इसमें और 1 में क्या था. मुझे क्या दिखाना, देखो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, तो अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगी, माइनस जो ही हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और ये कैंसिल हो जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ ना मोर देन 1 लिखा है तो लेस देन 1. तो मुझे अगर तुम ये दिखा दो कि ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 होगी, तुम्हारा काम हो गया. तो अगर तुम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लेता हूं तो क्या बनेगा? तो सर वो e
तो 1/e लैम्डा है, और लैम्डा डिपेंड करता है क्या है लैम्डा। उतना ही हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा ना प्रूफ, वही बोल रहा हूँ। नेगेटिव तो लेंगे इसको तो तुम ये इंडक्शन से, मैं बोल रहा हूँ n अगर लार्ज है तो ऑब्वियसली ट्रू आ जाएगा ये, n कुछ और भी ले लोगे तब भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। n को तुम अगर मान लो सबसे छोटा n क्या ले सकते हो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, n सबसे छोटा क्या लेना है, 2 लेना है, 2 रख के देख लो तुम n को। 1/2 प्लस ये 1/2 तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तुम कुछ भी लेके देखो ये भी लेस देन 1 ही आएगी, लेस देन इक्वल टू। सर तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.5 हो रहा है तो कम ही आएगा। मतलब समहाउ तुम्हें इसको हाँ वो करना है। अच्छा तो वो तो फिर हाँ वो तो 1/2 अपन आ गया ना, तो वो आ जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू और वही आएगा, तब भी वही आया। पता है तुम्हें, अगर n को मैं 2 रखता हूँ सबसे छोटी वैल्यू, तो ये बन रही है 1/2 प्लस दिस, तो 1/2 ई की पावर माइनस लेस देन इक्वल टू 1/2, तब भी यही आ रही है रिलेशन। पता है तुम्हें क्या आ रही है, देख तुम सिंप्लीफाई अपने तरीके करके देख लो, ये आएगी लेस देन इक्वल टू 1। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ तब भी आ रही है यही चीज़, और ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये जस्टिफाइड है, चेक कर लो। तो ये हो गया प्रूफ। तो अगर तुम्हें एग्जाम में प्रूफ लिखना है प्रॉपर सब्जेक्टिव, सो दिस इज द फॉर्मल प्रूफ। तो इसके लिए हमने CDF अप्रोच यूज़ किया, और ये CDF का जो फॉर्मूला है ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों केस में वैलिड है। जो तुम फॉर्मूला PDF वाला जानते हो वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए है, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव किया जाता है। तो अगर तुम PMF निकालना चाहते हो डिफरेंस लेना पड़ेगा तुम्हें, ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF निकाला 0 पे, और बाद में इसको दिखा दिया कि लेस देन इक्वल टू ये होगी, और दैट इज टू बी प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट इसका कर पाओगे, सेम ही है सेकेंड पार्ट भी, इसी से आ जाएगा। सेकंड पार्ट हो जाएगा सर, तो उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ तो उसी में बस क्वेश्चन और था, मैं वो सेंड कर रहा हूँ। अरे एक का सेकंड पार्ट है जिसमें ln दे रखा है, सो वो कैसे फाइंड करेंगे? किसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 भेजा है मैंने। अच्छा 8 में सेकंड पार्ट B पार्ट कि अल्फा 0 1 के बीच है, तो obtain a statistic ln which is a function of x1 x2 xn। तो एक तुम स्टैटिस्टिक्स मतलब हो गया एस्टिमेटर समझो, हाँ फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से हो कि प्रोबेबिलिटी ln लेस दैन रो लेस दैन 1 इज इक्वल टू अल्फा हो जाए। सो रो क्या है यहाँ पे, रो पहले डिफाइन कर रखा होगा, को वेरियंस बिटवीन x1 x2, और चूंकि ये कहाँ से लिया गया मीन पता नहीं है, बट वेरियंस 1 है ना। को वेरियंस में दे रखा है ये, कोरिलेशन क्या हो जाएगा इसका, तो कोरिलेशन रो है एक्चुअली, तो रो हमेशा -1 के बीच होता ही है, तो वो तो ठीक है। ln लेस दैन रो होगा और लेस दैन 1, इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा हो जाएगी, तो ऐसा ln बताओ क्या होगा। सो ln कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो गिवन अल्फा, तो अल्फा कोई चूज कर लो, फॉर एग्जांपल अल्फा मान लो तुम्हारा एग्जांपल कुछ भी ले सकते 0.9 ले लो, तो उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, तो पहले ऊपर वाला पार्ट समझना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, कनेक्टेड होगा ना एक्चुअली। तो तुम्हारे पास बाई वेरिएट दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वेरिएंस 1 है, मीन इक्वल है, क्या है ना पता नहीं, तो अभी के लिए अज्यूम कर सकते हो 0 है फॉर एग्जांपल। तो इससे निकल आएगा ना, इसमें दे रखा है ना, वो रो के टर्म में निकल के आ जाएगा। वो तो है हाँ, पहला पार्ट यूज़ कर लो ना, तो पहले पार्ट से नहीं बना लोगे तुम, सी ऑफ रो है ना, तो उसको समहाउ रो के टर्म में कुछ अगर लिख लोगे तो रो को राइट में रख लो। लेस देन 1 का कोई रोल नहीं है बी पार्ट में, लेस देन 1 तो ऑब्वियस है क्योंकि लेस देन 1 ही होगा, तो उसका मेन है ln लेस देन रो की बात करना है, क्या ऐसा लोगे कि अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा उसके हिसाब से फिट कर लेंगे हम, जेड अल्फा टाइप का बना लेंगे, ये है।
तो उसके बाद तुम फिक्स कर लो फॉर तो एग्जाम्पल। उसमें रो के टर्म में तो निकाली थी सीपी की वैल्यू, वो आई थी रूट में एन वन माइनस रो। बस हो गया, तो उसको रो राइट साइड में रखो, बाकी को लेफ्ट में बुला लो, और जो बचेगा प्रोबेबिलिटी लास्ट में उसको अल्फा बोल दो। जो पी का जो रो का फंक्शन था वो निकल के आया, अरे वो भाई ऐसे मैं तो उसको यूज ही नहीं कर पाया। जैसे तुम यहाँ निकाल रहे हो एन टाइम एक्स बार माइनस वाई बार, तो इसका मीन तो जीरो ही है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है एक्स बार माइनस वाई बार का, एक्स ये 1/, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रुक जाओ देखो, उसका सर यही है रूट में 2n 1 माइनस रो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। माइनस जीरो है इसका, और 1/n प्लस 1/n होगा रूट में, फिर दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, एक्स आई वाई आई इंडिपेंडेंट है, हाँ नहीं एक्स आई वाई आई इंडिपेंडेंट होने की गारंटी नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट होना है, तो यहाँ पे कोवेरिएंस भी आ जाएगा, फिर तो इसको बनाओ ऐसा। इसके टर्म में मैंने इसका वेरिएंस निकाला था, तो वो आया था 2n 1 माइनस रो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो आ रहा 2n 1 माइनस रो अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन। सो करो एक ऐसा सी रोज घिस करेगा ताकि ऐसा हो जाएगा 5/1, तो 1 तो बना देंगे, चलो 5/1 तो कर देंगे हम। सो हमें यहाँ देखना है एक्स बार माइनस माइनस जीरो, हाँ इसका, अरे भाई वेरिएंस इसका 1/n प्लस 1/n माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स बार कॉमा वाई बार, यही बनेगा ना, एक्स बार माइनस वाई बार का वेरिएंस कितना होगा, क्या करते हो कैलकुलेशन, दिस है 2n 1 माइनस के रो आया, 2n 2n कैसे, 1 माइनस रो आया था, ये आया था इसका वेरिएंस। ठीक है जो भी आएगा, क्या इसको मैं लेस देन इक्वल टू 1 करके 5/1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, यस सर लिख सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है माइनस इसका दिस, अब इसको सिंप्लीफाई करो, वही बन जाएगा जो बना रखा है उसने, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रो का फंक्शन वहां आ जाएगा जो तुम कहना चाह रहे हो, चेक करो एक बार, ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार यहाँ कितना आता है, 2n स्क्वायर नहीं बनेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई क्या होता है n, वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना आता है n ना, हाँ वाई बार सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा इसको ऐड कर दो बढ़िया। हाँ तुम्हें क्या डाउट में समझ, तुम्हारा डाउट क्या है, जो सर फंक्शन था ln, वो क्या आया था सीधे डाउट। अरे एलन ये मान लो एग्जांपल के लिए, अगर अल्फा मेरा 5/1 है फॉर एग्जांपल, तो एलन क्या होगा, ये बना पाओगे तुम, तो भाई इसी को सिंप्लीफाई कर लो ना, कि व्हाट इज लेस देन इक्वल टू सम रो, और ये मान लो कुछ नंबर यही 5/1 ही है, अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके बस रो, यहाँ रो रख लेना राइट साइड में, अब जो यहाँ बचेगा वो एलन है, मतलब इसी चीज को सिंप्लीफाई करो, राइट साइड में रो रोक लो, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वही एलन है तुम्हारा, हो गया काम। और कोई डाउट है किसी को आईएसआई पेपर से, पीवाईक्यू से, क्या है क्वेश्चन, हाँ भेजो क्वेश्चन, भेजो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन भेजो, ट्राई करते हैं।
सपोज आर मोर देन इक्वल टू 1 डिस्टिंक्ट बुक्स है आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम अमॉन्ग n चिल्ड्रन। जैसे इस तरह क्वेश्चन में शुरू में जब डाउट हो रहा हो तो एक काम किया करो कि n और r को फिक्स कर लो। जब सॉल्व कर लोगे उस n r को फिक्स करके तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन में हुआ क्या है, तुमने किया क्या है। वही चीज़ फिर जनरलाइज करो तो आसान रहता है। डायरेक्टली n r में करो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तुम्हें। सो इस क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि r बुक्स है, ठीक, r बुक्स है जो कि मोर देन इक्वल टू 1 है, ठीक, और n मोर देन इक्वल टू 3 चिल्ड्रेंस है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे आसान बताऊं, चलो 1 बुक है और 3 चिल्ड्रेन है, सबसे आसान तरीका। मान लो अभी शुरू में अब बोल रहा है कि फॉर ईच j बिलोंग्स टू 0 1 2 r, तो r को मैंने 1 ले लिया, तो ईच बिलोंग्स टू r को तो 1 ले लिया ना, तो 0 1 ये बोला। सो फॉर ईच j बिलोंग्स टू 0 टू r, r1 है 0 1, compute the probability that the first child gets exactly j books। j क्या है 0 1, कि पहला बच्चे को एग्जैक्टली तो क्या x है नंबर ऑफ बुक्स फर्स्ट चिल्ड्रेन गेट, फर्स्ट चाइल्ड गेट, ठीक। सो द नंबर ऑफ बुक्स फर्स्ट चाइल्ड गेट ये है। तो बताओ यहाँ पे x की पॉसिबल वाली ये पूछ रहा है कि फॉर 8 j द j बुक्स, तो x बराबर j की पॉसिबल 0 है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ये बताओ क्या निकाल पाओगे। एक बुक है 3 चिल्ड्रेन है, एक बुक को 3 चिल्ड्रेन में बांटना है, क्या हो सकता है। किसी एक को मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा। तो पहले चाइल्ड को मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ 1/3 कर लो। नहीं, यहाँ x बराबर 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले चाइल्ड को नहीं मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो पहले चाइल्ड को नहीं मिलेगा जो कि 3 चिल्ड्रेन है ना। सो ये मान लो 3 चिल्ड्रेन है, एक ही बुक है, सो इसके पास 1 2 3, तो ये पहला दूसरा तीसरा, तो पहले वाले को नहीं मिला या दूसरा तीसरा को मिला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। पहले वाले x बराबर 1, द 1 बुक मिलेगा फर्स्ट चिल्ड्रेन को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया आंसर। अभी मैंने r फिक्स किया, चलो इसको बढ़ाओ, अब तुम चेंज करो अभी थोड़े से। अब तुम सोचो क्या हुआ एक्चुअली, अब इसी को तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर के लिए ट्राई कर लो। अब तुम इसको डायरेक्टली चेक करो, अब तुम जनरलाइज करो इस क्वेश्चन को। एक्चुअली 3 क्यों हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको तुम्हें लार्ज करके दिखाता हूँ। अच्छा इसमें क्या है, टाइम भी होने वाला है। सो r मान लो 5 ले लिया मैंने, और n, इसने r n में कोई रिलेशन नहीं है ना, r और n में कोई रिलेशन नहीं है, तो कर पाओगे, ये हो जाएगा। अच्छा इसी चीज़ को तुम बी ऑप्शन के लिए इंप्लीमेंट करो। ये तो ए के लिए मैंने बात किया ना, ए में यही पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है फॉर ईच जी कंप्यूट प्रोबेबिलिटी दिस, तो ये मैंने ए पार्ट सॉल्व कर दिया। बी पार्ट क्या बोल रहा था, इसी के लिए मैं करता हूँ। एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट एनी बुक, वाई नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु गेट एग्जैक्टली 1 बुक। तो यहाँ पे अब दूसरे पार्ट में जो है यही चीज़ है वो, तो जब सीखना हो तो ऐसे ही इनिशियली ट्राई करो एंड देन उसको जनरलाइज करो, तब भी हो जाएगा। तो x क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट एनी बुक। सो x बराबर 0 हो गया ना, मतलब नहीं, एक यहाँ तो x है अलग, x तो सो x है एक्चुअली नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट एनी बुक, और y है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु गेट एग्जैक्टली 1 बुक।
सो वाई क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु गेट एग्जैक्टली वन बुक। सो बताओ यहाँ पे अब पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द सो दैट द कोवेरिएंस बिटवीन, ये आएगा वो तो बाद में एन आर आर जो लिया उसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, मैं सीधा निकाल के बताता हूँ। सो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई का मतलब है ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ये निकाल पाओगे? तो हमने जो अभी केस कंसीडर किए हैं उसके हिसाब से बताओ कि x का सपोर्ट क्या होगा। जो केस मैंने अभी लिया है उसके हिसाब से x का क्या सपोर्ट है। हमने एक बुक लिया है और 3 बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट एनी बुक, कितने बच्चे हो सकते जिसको एक भी बुक ना मिले। तो यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो हमेशा 2 चिल्ड्रेन को बुक नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि एक बुक है 3 चिल्ड्रेन, एक को ही मिल सकता है किसी एक को। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु गेट एग्जैक्टली वन बुक, कितने होंगे? तो यहाँ तो एग्जैक्टली 1 ही होंगे, क्योंकि हमने ऐसा केस लिया एक ही किताब है तो ये फिक्स कर दिया। अब यहाँ से तुमसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 2, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 2। तो 2 चिल्ड्रेन जिनको बुक नहीं मिलेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे? ये तो श्योर है ना, क्योंकि सपोर्ट में एक ही पॉइंट है। ये भी श्योर है, नंबर जो नोट गेट, यहाँ तुम सोचो 0 1 2 करते तो एक ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ तो हमने जो केस लिए एक्चुअली यहाँ फिक्स है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट एनी बुक ये है। तो अब ये ट्रिवियल केस हो गया। ट्रिवियल केस के लिए क्या आ जाता है, तो इसका ये तो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से डिजेनरेट हो गया, तो 0 आ जाएगा आंसर इसका, है ना, 0 आ जाएगा। चेक करो क्योंकि अगर ई एक्स वाई निकालोगे, ई एक्स निकालोगे तो ई एक्स तुम्हारा 2 आ गया, ई वाई निकालोगे 1 आ गया, ई एक्स वाई 2 इंटू 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी इसकी 2 इंटू 1 2 और इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स वाई की 1 ही, तो ये 2 1 ही रहेगी। तो आंसर इसका 0 आ गया। ठीक, अब तुम सोच रहे हो 0 आगे कैसे सर, तो तुम उस जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है ना जो प्रूव करना है उसमें तुम n को 3 और r को 1 रख के देखो क्या आएगा, तब भी 0 आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। तो मैं तो अभी समझाया इसके लिए, तुम थोड़े से दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, चलो r को 2 ले लो और n को 3 ही रखो, फिर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, घर पे ऐसे सीखोगे। 3 4 5 एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हें एक आइडिया मिला। अब r और n के लिए बाद में 3 4 एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुम्हें समझ आ गया घर पे, अब तुम उसको ट्राई करो। एग्जाम में तुम ऐसे कर सकते हो, एग्जाम में तुम एक्सपेरिमेंट शुरू में कर सकते हो, वहाँ बताओ, फिर बाद में जनरलाइज कर सकते हो, या अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है जनरलाइज में तुम सही कर दोगे पहले बार में तो स्टार्ट करो सॉल्व करना। ये लेकिन सीखने के लिए शुरू में ये जरूरी है। तो इस तरीके से सॉल्व नंबर लेके नहीं, सब्जेक्टिव में ये पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़े मार्क्स दे सकता है वो कि तुमने चलो अप्रोच बताए हैं, बट फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें जनरल ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जनरल भी सॉल्व हो जाएगा ना, मगर आर एन के टर्म में यहाँ में 2/3 क्यों लिखा, एक्चुअली ये 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। आर बुक्स हैं, n लोग हैं, तो ईच बुक के पास n चॉइस है, फर्स्ट बुक के पास n, तो यहाँ सैंपल स्पेस में हमेशा ईच बुक के पास n चॉइस है, तो n की पावर r एलिमेंट आएगा सैंपल स्पेस में, n की पावर r आएगा। जब मैं ये निकाल रहा हूँगा तो समथिंग अपॉन n की पावर r, इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनेगी जब पीएमएफ लिखोगे। इसलिए यहाँ 3 की पावर 1 है क्योंकि n3 और r1 है इसीलिए। ठीक है, चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम है, तो अभी यहीं पे तुम लोग लीव कर दो। इसको एंड कर दीजिए, मीटिंग दूसरा लिंक भेज देते हैं, दूसरे लिंक से, या रहने दीजिए, इसे भेज दें, रिकॉर्ड कर उसको पहले वो कर लीजिए, सेव कर दीजिए।